फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे प्रसामान्य बंटन के नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक आवर्ती बंटन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर किसी बंटन को कहा जा सकता है तो वह प्रसामान्य बंटन को ही कहा जा सकता है। प्रसामान्य बंटन के इतने अधिक प्रयोग है कि यदि जितने भी बंटन हैं उनमें से किसी एक बंटन को चुनने के लिए किसी स्टैटिस्टिशियन से कहा जाए तो निश्चित रूप से वह प्रसामान्य बंटन का ही चयन करेगा। मॉरिस एम फॉक्स ने कहा है कि यदि सांख्यिकी में जितने भी बंटन हैं उनमें से यदि मुझे किसी एक बंटन के चयन करने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से मैं प्रसामान्य बंटन का ही चयन करूंगा। इसी कथन से पता चलता है कि प्रसामान्य बंटन स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण बंटन में से है और सामान्य रूप से अगर हम देखें तो सबसे अधिक उपयोग में आने वाला बंटन भी प्रसामान्य बंटन ही है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें प्रसामान्य बंटन क्या होता है और किस प्रकार से प्रसामान्य बंटन को निकाला जाता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रसामान्य बंटन क्या है और इसका इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रसामान्य बंटन सबसे पहले अब्राहम डी मायावर ने 1733 में प्रसामान्य बंटन सबसे पहले दिया था। अब्राहम डी मायावर, जिनके नाम से मायावर प्रमेय भी बहुत लोकप्रिय है और गणित में इसको बहुत अधिक पढ़ाया जाता है। बाद में व्यावहारिक रूप से प्रसामान्य बंटन का प्रयोग करने के लिए सिद्धांतों का विकास डी लाप्लास, जो कि फ्रांस के अर्थशास्त्री थे, और जर्मनी के कार्ल गास ने 1809 में किया था। और इस प्रोफेसर कार्ल गास ने प्रसामान्य बंटन को इतना लोकप्रिय बनाया कि इसको गासियन बंटन के नाम से भी जाना जाता है या विभ्रम आवृत्ति बंटन के रूप में भी जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रसामान्य बंटन है वो अर्थशास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले जो दो बंटन पढ़े हैं, द्विपद बंटन पढ़ा है या हमने पॉइसन बंटन पढ़ा है, वो दोनों बंटन तभी लागू होते हैं जब आवृत्तियों की संख्या या घात की संख्या जो होती है वो परिमित होती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, उसमें ही ये लागू होते हैं। जबकि हम प्रसामान्य बंटन की बात करें तो प्रसामान्य बंटन अनंत तक घात के लिए भी लागू हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर p प्लस क्यू की पावर n है और n टेंड्स टू अनंत, जैसे देखिए अगर p प्लस क्यू की पावर 10 है तो आपका द्विपद बंटन लग जाएगा, p प्लस क्यू की पावर 44 है तो भी द्विपद बंटन लग जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि द्विपद बंटन और पॉइसन बंटन वहां प्रयोग में लिए जाते हैं जहां संख्याएं परिमित हो, जिनको की काउंट किया जा सकता हो। पर अगर जो संख्याएं हैं अपरिमित है, यानी n टेंड्स टू अनंत की तरफ है, यानी जो घात है वो अनंत की तरफ है, तब जो बंटन है वो सामान्य बंटन या द्विपद बंटन की बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रसामान्य बंटन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए, कोई भी बंटन है, अगर उसको हम अनंत तक लेके जाएंगे तो वह बंटन प्रसामान्य बंटन हो जाएगा, अर्थात उसमें बढ़ने की गति और घटने की गति लगभग बराबर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम करें, एक सिक्के को आप 10 बार उछालते हैं तो हेड आने की और टेल आने की प्रायिकता है। एक सिक्के को 10 बार उछालने पर हेड आने की और टेल आने की प्रायिकता है। अगर इसका हम बंटन बनाएंगे तो हो सकता है एक 0 बार आने की, 1 बार आने की, 2 बार आने की, 3 बार आने की, 4 बार आने की। इस प्रकार अगर हम निकालेंगे तो हो सकता है वो हमारे आयत चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया जा सके। पर 10 सिक्के अगर हम कह दें कि 1,00,000 बार उछाले जाते हैं, तब जब इसका बंटन आएगा वो बंटन इस प्रकार से आएगा कि एक बार ये बढ़ते हुए क्रम में आएगा और ऊपर जाकर ये घटते हुए क्रम में आएगा। यानी जैसे जैसे आवृत्तियों की संख्या बढ़ेगी, सामान्य बंटन
प्रसामान्य बंटन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ घात अगर आप देखिए 10 सिक्के, अब एक सिक्के को अगर आप 10 बार उछालते हैं तो जो बंटन आएगा वो आयत चित्र के द्वारा बताया जा सकता है कि हो सकता है 0 हेड आए, हो सकता है 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए। पर अगर एक सिक्के को आप 1 लाख बार उछाल रहे हैं या 5 लाख बार उछाल रहे हैं तो फिर जो आवृत्तियां हैं वो लगभग स्थिर दर से बढ़ेगी और स्थिर दर से घटेगी। तो इस प्रकार के बंटन को हम बोलेंगे प्रसामान्य बंटन। और इसका जो वक्र बनाएंगे, अगर n टेंड्स टू अनंत होगा तो जो इसका वक्र बनेगा वह प्रसामान्य वक्र बनेगा। अब प्रसामान्य वक्र क्या होता है? प्रसामान्य वक्र एक तरह से बेल शेप्ड कर्व होता है। बेल शेप्ड का मतलब है ये बीच में से उठा हुआ होता है और दोनों तरफ से क्या होता है? दोनों तरफ से बराबर की तरफ से गिरता है। यानी प्रसामान्य बंटन में एक ही हेड होता है, एक ही शीर्ष होता है और इनके दोनों तरफ गिरने की दर समान होती है। कहने का तात्पर्य यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से ये दूरी x डैश बराबर होगी, y डैश बराबर होगी। यानी प्रसामान्य बंटन एक सममित बंटन होता है। सममित बंटन का मतलब है इसके मध्य में x बार बराबर m बराबर z बराबर होती है। यानी प्रसामान्य बंटन में न तो धनात्मक विषमता होती है न ही ऋणात्मक विषमता होती है। यानी इसके मध्य अक्ष से दोनों तरफ गिरने की दर बराबर होती है और जैसे घंटे की आकार होता है उसी प्रकार से ये बेल शेप्ड कर्व होता है। अब इस प्रसामान्य बंटन में क्या होता है? आवृत्तियां दोनों तरफ समान रूप से वितरित होती है। कहने का तात्पर्य ये जो प्रसामान्य बंटन है ये एक्स है, इस एक्स से ये प्रसामान्य बंटन है। ये दोनों देखिए दोनों तरफ ये एक्स है, इस एक्स के यहाँ एक्स बार बराबर एम बराबर जेड यानी सममित बंटन होता है। अब 50% आवृत्तियां इस साइड में होती है और 50% आवृत्तियां इस साइड में होती है। यानी प्रसामान्य बंटन जो है उस प्रसामान्य बंटन के दोनों ओर बराबर आवृत्तियां लाइज करती है। 50% आवृत्तियां समांतर माध्य से कम होती है और 50% आवृत्तियां समांतर माध्य से अधिक होती है। यानी जो बंटन होता है वह दोनों तरफ बराबर होता है और सममित बंटन होता है। अब देखिए प्रसामान्य बंटन जो है वो किस काम में आता है? सामान्य रूप से सांख्यिकी की बहुत समस्याएं जो क्षेत्रफल से रिलेटेड होती है उनको सॉल्व करने में प्रसामान्य बंटन को प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से प्रसामान्य बंटन को हम काम में लेंगे उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्रसामान्य बंटन की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली विशेषता इसकी आकृति जो होती है वो बेल शेप्ड होती है। बेल शेप्ड का मतलब घंटे के आकार की होती है। यानी जिस अनुपात में ये बढ़ती है एक बार शीर्ष पर जाकर उसी अनुपात में गिरती है। यानी इसके बढ़ने की दर और गिरने की दर समान रहती है। यानी इसकी आकृति घंटे के आकार की होती है और एक ही शीर्ष होता है। ऐसे नहीं है कि एक बार शीर्ष ये एक बार शीर्ष ये, इस प्रकार का नहीं होता है। यानी इसमें प्रसामान्य बंटन में एक ही शीर्ष होता है और जो शीर्ष होता है वहां पर इसका समांतर माध्य होता है। यही बराबर होता है मीडियन के, यही बराबर होता है बहुलक के। और एक सममित बंटन होता है। सममित बंटन का मतलब है जिस इसमें समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के मान बराबर होते हैं। यानी जिस स्पीड से आवृत्ति बढ़ती है उसी स्पीड से आवृत्ति गिरती है। यानी आवृत्ति देखिए यहां से यहां तक इसको देखेंगे तो ये नतोदर होता है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यह उन्नतोदर, तो यहां पर भी ये उन्नतोदर होगा। यहां नतोदर है तो ये भी नतोदर होगा, ये उन्नतोदर है तो ये भी उन्नतोदर होगा। यानी प्रसामान्य बंटन दोनों ओर बराबर रूप से लाइज करता है। जहां यहां मान लीजिए ए से लेके बी तक ये नतोदर है तो यहाँ ए से लेके बी डेश तक नतोदर होगा और बी से सी तक ये उन्नतोदर है तो यहाँ बी डेश से सी डेश तक ये क्या होगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तो एक सबसे पहली जो प्रसामान्य बंटन की है विशेषता वो उसकी आकृति के बारे में हम कह सकते हैं कि जो इसकी आकृति होती है वो बेल शेप्ड होती है। दूसरी चीज देखिए कि प्रसामान्य बंटन एक कंटिन्यूअस बंटन होता है। आप देखिए तीन प्रकार के बंटन होते हैं। द्विपद बंटन होता है और पॉइसा बंटन होता है। ये दोनों बंटन डिस्क्रीट आवृत्ति पर लगते हैं यानी वहां पर खंडित चर में भी वह बंटन लागू होते हैं। पर जहां तक प्रसामान्य बंटन की बात होती है, प्रसामान्य बंटन हमेशा कंटिन्यूअस
चर होता है उसी में लगता है। जैसे कंटिन्यूस का मतलब है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस प्रकार की सीरीज होती है। 3, 5, 8, अब देखिए 5, 3, 50 to 40 to 50। देखिए जिस गति से बढ़ रहा है 3, 5, 8 वापस 5, 3, वहां पर भी आपने द्विपद बंटन देखा था। तो द्विपद बंटन ऐसे ही था 1, 4, 10, 1, 4, 6, 10, 10, 6, 4, 1। जिस गति से बढ़ रहा था उसी गति से हम द्विपद प्रमेय में भी देख रहे थे, बढ़ने और घटने की गति बराबर थी। और जहां द्विपद बंटन की बात थी, द्विपद बंटन खंडित चर में भी लागू होता है, जबकि जो प्रसामान्य बंटन है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये हमेशा कंटिन्यूस सीरीज होती है, यानी एक सतत चर में ही प्रसामान्य बंटन लागू होता है, ये खंडित चर में लागू नहीं होता है। तीसरी चीज, प्रसामान्य बंटन में बहुलक एक ही होता है। देखिए बहुलक एक का मतलब है कि शीर्ष देखिए x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 1, 3, 5, 10, 5, 3, 1। तो यहां देखिए बहुलक एक ही होगा। ये यूनिमोडल सीरीज होती है क्योंकि प्रसामान्य बंटन में एक ही शीर्ष होता है, शीर्ष दो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है प्रसामान्य बंटन कि दो शीर्ष हो तो बहुलक दो हो सकते हैं, पर चूंकि प्रसामान्य बंटन में शीर्ष एक ही होता है तो हमें कह सकते हैं कि ये यूनिमोडल बंटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी प्रसामान्य बंटन में एक ही जगह ऐसी होती है जहां आवृत्तियां सबसे ज्यादा लाइज करती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। तो इस कारण से प्रसामान्य बंटन में एक ही मोड होता है, बहुलक का मान एक ही होता है, क्योंकि एक ही जगह ऐसी होती है जिसमें आवृत्तियां सबसे ज्यादा होती है। बार बार ऐसा नहीं होता है कि आवृत्ति यहां पर भी ज्यादा हो, फिर ये कर्व इस प्रकार भी हो रहा हो, फिर ये इस प्रकार से प्रसामान्य बंटन नहीं होता है। प्रसामान्य बंटन में शीर्ष एक ही होता है और शीर्ष एक होने के कारण ये यूनिमोडल बंटन होता है, यानी इस बंटन में एक ही मोड वैल्यू होती है। इसके अलावा देखिए प्रसामान्य बंटन में एक और चीज होती है कि केंद्रीय मापों में समानता प्रसामान्य बंटन में पाई जाती है। केंद्रीय माप का मतलब है कि प्रसामान्य बंटन में x बार बराबर होता है m के और m बराबर होता है z के। यदि प्रसामान्य बंटन एक सममित बंटन होता है, यानी इसमें समांतर माध्य का मान निकालेंगे, मध्यका का मान निकालेंगे या बहुलक का मान निकालेंगे, तीनों मान बराबर आएंगे। आप कोई सा भी निकाल लीजिए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसामान्य बंटन में केंद्रीय मापों में समानता होती है, यानी x बार और m और z बराबर होते हैं। इसके अलावा देखिए एक प्रसामान्य बंटन है, इस प्रसामान्य बंटन में ये तीनों मान बराबर होते हैं। तीनों मान बराबर का मतलब है यही x बार होता है, यही m होता है और यही z होता है। अगला देखिए चतुर्थकों का समान अंतर होता है, यानी m में से हम q1 घटाएं या Q3 से m घटाएं, बात एक ही होती है, यानी ये सममित बंटन होता है। सममित बंटन का मतलब विषमता नहीं होती है, तो बाहुल्य का विषमता गुणांक देखेंगे तो भी इसमें विषमता का अभाव होगा। यानी जो ये बंटन है उसमें m में से Q1 घटाएंगे और Q3 में से m घटाएंगे, दोनों का मान समान आएगा। यानी चतुर्थक केंद्र से प्रथम चतुर्थक की दूरी और केंद्र से तृतीय चतुर्थक की दूरी, मध्यका से प्रथम चतुर्थक की दूरी, ये मध्यका है, मान लो ये यहाँ Q1 है और ये Q3 है, तो इन दोनों की दूरी बराबर होती है, यानी m माइनस Q1 बराबर होगा Q3 माइनस m के। इसके अलावा देखिए ये आपने देखा कि प्रसामान्य बंटन की कुछ विशेषताएं हमने बात करी। इसी के प्रकार से अगर हम देखिए प्रसामान्य बंटन में जो माध्य विचलन होता है, माध्य विचलन मीन डेविएशन बराबर होता है 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी प्रसामान्य बंटन में अगर आपको मीन डेविएशन का मान निकालना है तो मीन डेविएशन का मान होता है मीन डेविएशन बराबर 0.667 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जो हमने देखिए मीन मोड हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मीन डेविएशन यहां बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। यानी प्रसामान्य बंटन में जो क्वार्टाइल चतुर्थक विचलन का मान है,
क्वार्टाइल डेविएशन का मान है वो होता है 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। इसको 0.6543 ऐसा कुछ होता है, या हमें इसको अप्रोक्सीमेट में हमने 2/3 मान लिया। अगर हम एक्यूरेट देखेंगे तो एक्यूरेट भी इसका मान लिखाया जा सकता है। तो देखिए चतुर्थक विचलन जो है वो 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसी प्रकार से अगर इसमें हम माध्य विचलन निकालें तो मीन डेविएशन इसमें होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के, यानी 0.8 के आसपास होता है। यानी जो मीन डेविएशन होता है वो 0.8 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। और अगर आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसके अलावा देखिए ये अंतरस्पर्शी होता है, यानी जो मेन जो आपका प्रसामान्य बंटन है वो प्रसामान्य बंटन अंतरस्पर्शी होता है। अंतरस्पर्शी का मतलब ये कभी भी किसी अक्ष को नहीं छुएगा, लगातार ये इसके नजदीक चला जाएगा, पर कहीं पर भी ये टच नहीं करेगा। अंतरस्पर्शी होता है, बिल्कुल पास पास चला जाएगा पर कभी भी ये किसी अक्ष को नहीं छुएगा। इस साइड में 50% आवृत्तियां होगी और इस साइड में भी 50% आवृत्तियां होगी। अंतःस्पर्शी है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसामान्य बंटन को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो कभी भी ये किसी भी साइड में, चाहे ये राइट हैंड साइड है चाहे लेफ्ट हैंड साइड है, कहीं पर भी ये एक्स अक्ष को नहीं छूता है। इसके अलावा अगर हम देखिए माध्य विचलन और क्वार्टाइल डेविएशन में संबंध निकालें तो भी निकाल सकते हैं। वो संबंध किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए हमने देखा कि क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होता है 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो गया 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन। इसी प्रकार से मीन डेविएशन बराबर होगा 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5/4 मीन डेविएशन। अब नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो लिखेंगे 3/2। देखिए इधर दोनों बराबर है तो लिखेंगे 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन 5/4 मीन डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होगा 5 गुणा 2/3 गुणा 4 मीन डेविएशन। तो यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा आपका 5/6 मीन डेविएशन। ये एक और रिलेशन होता है कि माध्य विचलन और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या रिलेशन होता है? क्वार्टाइल डेविएशन बराबर 5/6 मीन डेविएशन या मीन डेविएशन बराबर 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन इसमें होता है। ये एक और विशेषता है। इसके अलावा देखिए जो प्रसामान्य बंटन है वो प्रसामान्य बंटन कभी कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कभी कॉनकेव भी हो सकता है। जैसे हम प्रसामान्य बंटन बनाते हैं कि प्रसामान्य बंटन बीच में से टॉप पर होता है, ये देखिए यहां से कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव हो गया, यहां ये कॉनकेव है, यहां से देखिए कॉन्वेक्स। तो देखिए प्रसामान्य बंटन दोनों ओर, यहां से यहां तक आप देखेंगे तो कॉनकेव और इधर भी आप देखेंगे तो कॉनकेव, और यूं देखेंगे तो ये देखिए कॉन्वेक्स है, तो यहां पर भी ये कॉन्वेक्स, यानी ये प्रसामान्य बंटन चेंजेबल होता है। इसमें शेप जो है कॉनकेव से कॉन्वेक्स में हो जाता है, तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ कॉन्वेक्स होगा तो दूसरी तरफ भी कॉन्वेक्स हो जाएगा, एक तरफ कॉनकेव होगा तो दूसरी तरफ भी कॉनकेव हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रसामान्य बंटन दोनों तरफ समान दिशा में होता है, एक तरफ उन्नतोदर होता है तो दूसरी तरफ भी उन्नतोदर होता है, और एक तरफ नतोदर होता है तो दूसरी तरफ भी नतोदर होता है। इसके अलावा देखिए प्रसामान्य बंटन के जो प्राचल है, बंटन के प्राचल, प्रसामान्य बंटन के प्राचल, प्रसामान्य बंटन को प्रयोग करते हैं तो एक तो आता है समांतर माध्य और दूसरा प्राचल आता है प्रमाप विचलन। इन दोनों को काम में ज्यादा लिया जाता है क्योंकि प्रसामान्य बंटन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है x माइनस एक्स बार बाय डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं लिखूं स्मॉल x बराबर x माइनस एक्स बार तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज प्रसामान्य बंटन, और z है प्रसामान्य बंटन के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो ये देखिए प्रसामान्य बंटन के अंदर हम देखें नीति प्राचल जो होते हैं, प्राचल एक तो होता है समांतर माध्य और दूसरा प्रमाप विचलन का प्रयोग प्राचल के रूप में, एक तो समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है और दूसरा प्रमाप विचलन का प्रयोग प्राचल के रूप में प्रसामान्य बंटन में किया जाता है। अब बात ये आती है
कि प्रसामान्य बंटन में अचर मूल्य क्या क्या होते हैं, उसको हम देखते हैं कि प्रसामान्य बंटन में अचर मूल्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, प्रसामान्य बंटन में अचर मूल्य, तो देखिए पहला अचर मूल्य होता है समांतर माध्य, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। दूसरा अचर मूल्य होता है प्रमाप विचलन, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी का अक्षर। इसके बाद में होता है प्रसरण, इसको स्टैंडर्डेशन के स्क्वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए परिघात, μ1 पहला परिघात होता है, प्रथम परिघात। μ1 बराबर 0 होता है। द्वितीय अगर मोमेंट देखें, द्वितीय परिघात μ2 को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के रूप में बताते हैं। तृतीय परिघात μ3 बराबर भी 0 होता है। चतुर्थ परिघात μ4 होता है आपका 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का 4। अब देखिए विषमता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, μ3 के स्क्वायर में μ2 का स्क्वायर जोड़ा जाता है। तो μ3 का स्क्वायर 0 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दैट इज 0, यानी √β1 विषमता इसमें क्या होती है, विषमता नहीं होती है। पहले से हम कह चुके हैं कि इसमें x बार बराबर m बराबर z होता है, यानी बंटन सममित होता है, यानी विषमता नहीं होती, इसमें विषमता का अभाव होता है। विषमता 0 होती है, तो यहां विषमता 0 आई। इसी प्रकार से अगर प्रथुशीर्षक निकाला जाए, तो μ4 की घात 2 बाई μ2 की घात 2 लिया जाता है। μ4 बाई μ2 की घात 2, तो हम लिखेंगे 3 स्टैंडर्डेशन का 4 बटा स्टैंडर्डेशन 2 की घात 2, तो अगर 3 स्टैंडर्डेशन 4 बटा स्टैंडर्डेशन 4 ये निकाल लिया तो आएगा 3। ये इसके अचर मूल्य होते हैं प्रसामान्य बंटन में। आपको म्यू को समांतर माध्य बताया जाता है, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो प्रसरण निकालना है तो स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर कर दिया जाएगा। प्रथम परिघात इसका 0 होता है, द्वितीय परिघात μ2 बराबर स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर होता है, तृतीय परिघात μ3 बराबर 0 होता है, चतुर्थ परिघात μ4 बराबर 3 स्टैंडर्डेशन का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से प्रसामान्य बंटन में अचर मूल्यों की गणना भी की जा सकती है। अब इसके बाद में आता है प्रसामान्य बंटन जो है वो किस प्रकार से काम करता है, कोटि संबंध किस प्रकार से होते हैं। प्रसामान्य बंटन में कोटि संबंध, देखिए इसको बहुत समझने की बात है कि ये जो प्रसामान्य बंटन है ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ये यहां से प्रसामान्य बंटन जा रहा है, यहां टॉप पे गया और वापिस इसी गति से नीचे गिर रहा है। तो देखिए ये किसी अक्ष को नहीं छुएगा, लगातार ये गिरता चला जाएगा पर किसी अक्ष को नहीं छुएगा। ये बीचों बीच इस प्रसामान्य बंटन के बीचों बीच में समांतर माध्य होता है। 50% पहले भी मैंने बताया 50% आवृत्ति इस साइड में होगी, 0.50% आवृत्ति इस साइड में। अब देखिए अगर हम प्रसामान्य बंटन से x बार में से स्टैंडर्ड डेविएशन घटाएं और x बार में स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़े, ये है 0.3413, ये भी है 0.3413। x बार में स्टैंडर्ड डेविएशन को घटाएं और इस स्टैंडर्डेशन को जोड़ें तो लगभग 68.26% आवृत्ति है इसके बीच में। क्या है, यानी x बार में प्लस और माइनस स्टैंडर्डेशन करें तो 68.26% आवृत्तियां इधर आएगी। तो देखिए x बार में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को घटाएंगे तो 34.13 यानी 34.13% आवृत्तियां होगी। x बार में स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ें तो 34.13 होगी।
तो कुल मिलाकर एक्स बार में स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ें और घटाएं तो लगभग 68.26% आवृत्तियां इस सीमा के बीच में आएगी। इसी प्रकार से एक्स बार में से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को घटाएं और एक्स बार में स्टैंडर्ड डेविएशन का दुगुना जोड़ें तो यहां लगभग जो होती है ये 0.1359 इधर है और 0.1359 इधर है, तो इन दोनों को जोड़ें तो आएगा लगभग 95.45% आवृत्तियां इसके बीच में आएगी। यानी एक्स बार में अगर हम ±2 स्टैंडर्डाइजेशन करें तो 95.45% आवृत्तियां इस सीमा के बीच में आएगी। इसी प्रकार से अगर एक्स बार में 3 स्टैंडर्डाइजेशन घटावें और एक्स बार में 3 स्टैंडर्डाइजेशन जोड़ें तो 0.0214 इधर आएगी, 0.0214 ये दोनों ओर जुड़ जाएगी तो आएगी एक्स बार में 3 स्टैंडर्डाइजेशन को घटावें और जोड़ें तो आएगा 99.73% आवृत्तियां आएगी। यानी क्या है, अगर हम एक्स बार में ±3 स्टैंडर्डाइजेशन करें तो 99.73% आवृत्तियां इन सीमा के बीच में आएगी। तो प्रसामान्य बंटन से हम ये क्षेत्रफल बता सकते हैं कि कितने % आवृत्तियां इस सीमा से इस सीमा के बीच में। जैसे आपको ये दे दिया कि एक्स बार आपका है 485, स्टैंडर्डाइजेशन है 23, तो अब ये अगर पूछ लिया कि 485 से 500 के बीच कितने % आवृत्तियां होंगी, सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। होगी तो हम निकाल सकते हैं कि ये यहां से यहां इतनी होगी। या ये पूछ लिया आपको कि है ना 450 से 500 के बीच कितनी % आवृत्तियां होंगी, तो कुछ समांतर माध्य से कम होगी, कुछ समांतर माध्य से ज्यादा होगी। तो हम प्रसामान्य बंटन के माध्यम से एक सीमा के मध्य कितने % आवृत्तियां हैं उसको निकाल सकते हैं। समांतर माध्य से इसमें क्लियर है कि 50% आवृत्तियां समांतर माध्य से कम होगी, 50% आवृत्तियां समांतर माध्य से ज्यादा होगी, क्योंकि समांतर मध्य और मध्य का एक ही, मध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक भाग के सभी मूल्य मध्यका से कम होते हैं, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यका से अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो एक्स बार है, इस एक्स बार से 50% आवृत्तियां कम होगी और 50% आवृत्तियां ज्यादा होगी। तो हम वो सीमाएं निकाल सकते हैं। अगर एक्स बार में हम स्टैंडर्डाइजेशन जोड़ देंगे घटा देंगे तो लगभग 68.26% आवृत्तियां आएगी। अगर एक्स बार में 2 स्टैंडर्डाइजेशन जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 95.45% आवृत्तियां उसके बीच में आएगी। इसी प्रकार से एक्स बार में ±3 स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो 99.73% आवृत्तियां उसके बीच में लाइज करेगी। तो इस प्रसामान्य बंटन के माध्यम से हम वो सीमाएं निकाल सकते हैं जिनके बीच में कितने % आवृत्तियां लाइज करती है। मान लो समांतर मध्य ये है 485 और आपसे पूछ लिया जाता है कि 500 से ज्यादा कितनी आवृत्तियां होंगी तो निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 450 से कम कितनी आवृत्तियां होंगी तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 500 से 531 के बीच में कितनी आवृत्तियां होंगी तो भी निकाला जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 450 से 470 के बीच में कितनी % आवृत्तियां होंगी, तो सब चीज हम प्रसामान्य बंटन से निकाल सकते हैं। यानी ये एक ऐसा बंटन है जो आवृत्तियों की कितने % लाइज किस साइड में हो रही है उसको बताता है। और जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे हर बंटन प्रसामान्य बंटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सैंपल साइज छोटा है तो बंटन में अप डाउन हो सकता है। 1% एक तरफ 54% आवृत्तियां आवे, दूसरी 46% ही आवृत्तियां आए। पर जैसे जैसे हम बंटन का साइज बढ़ाएंगे हर बंटन प्रसामान्य बंटन में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे वह द्विपद बंटन है तो भी प्रसामान्य बंटन हो जाएगा, यदि पॉइसन बंटन है तो भी वह प्रसामान्य बंटन में कन्वर्ट हो जाएगा। केवल शर्त यह है कि हमको सैंपल की साइज को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे सैंपल की साइज बढ़ेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा और दोनों तरफ आवृत्तियां इसमें क्या होगी, बराबर होगी। अब यह पूछा जा सकता है
इसके अलावा देखिए प्रसामान्य बंटन की हमने कोटि संबंध की बात करी कि कोटि संबंध किस प्रकार से होता है। इसके अलावा देखिए अब हमको ये देखना पड़ता है प्रसामान्य बंटन में क्षेत्रफल। बंटन में क्षेत्रफल देखिए अभी प्रसामान्य बंटन को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए पीछे एक टेबल दे रखी होती है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। उस टेबल से एरिया हमको चेक करना पड़ता है। ये टेबल में आपका होता है 0.1 से लेके 3.9 तक होता है। देखिए टेबल होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.3.9 तक ये टेबल होती है। और इधर दे रखा है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.9 तक दिया होता है। अगर आपको क्षेत्रफल देखना है 0.25 का, तो यहाँ 0.2 का आप 5 के नीचे देखेंगे। मान लो आपको 24 का देखना है, तो यहाँ 0.2 के आगे यहाँ जो लिखा होगा वो देखिए। अगर आपसे पूछा गया है 1.52, तो आपको क्या करना है, यहाँ 1.5 और इसका 2 के नीचे देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा गया है 2.54, तो यहां आएगा 2.5 और आप इस 4 के नीचे देखेंगे 2.5 और ये 4 के नीचे देखेंगे तो आएगा 2.5 और ये वैल्यू जो होगी वो 0.4 के नीचे देखनी पड़ेगी। इस प्रकार से जो प्रसामान्य बंटन की टेबल होती है उस टेबल के माध्यम से एरिया देखा जाता है। उस एरिया को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि कितने % आवृत्तियां किसके बीच में लाइज करेगी। तो आपको ये देखना है, अगर आपको जैसे z बराबर x माइनस एक्स बार बाय स्टैंडर्डेशन का मान आता है 1.52, तो आप क्या करेंगे 1.5 का 2 के नीचे देखेंगे। अगर ये मान आपका आया 0.54, तो आप क्या करेंगे 0.5 का 4 के नीचे देखेंगे। अगर ये मान आया आपका 1.92, तो आप क्या करेंगे यहाँ 1.9 का 2 के नीचे देखेंगे। तो ये एरिया आपको देखना आना चाहिए और इस एरिया को देखने आने के लिए आपको क्या करना है, पीछे एक प्रसामान्य बंटन की क्षेत्रफल की एक टेबल दी हुई होती है। मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं। ये टेबल दी हुई होती है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। इसके अंदर देखिए ये पॉइंटों में लिखे होते हैं 0.01, 0.1, 2, 3, 4, 3.9 तक है और इधर आपका 0.1, 0.0, 0.1, 0.2 ये 9 तक होता है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रसामान्य बंटन की टेबल को देखकर एरिया चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने बात करी कि प्रसामान्य बंटन क्या होता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रसामान्य बंटन जो होता है उसका सूत्र होता है z बराबर x माइनस एक्स बार बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो प्रसामान्य बंटन है अगर माइनस में आता है, ये मान लीजिए आया -1.52, इसका मतलब ये इस साइड में, क्योंकि 50% इस साइड में, ये माइनस में आएगा एक्स बार से। और अगर ये आता है 1.92 प्लस में, तो ये आएगा 1.92 इधर आएगा, प्लस है तो इधर आएगा, माइनस है तो इस साइड में आएगा। 50% आवृत्ति इस साइड में पहले ही हम कह चुके हैं 50% इधर होती है, तो माइनस का आएगा तो इधर करना है और प्लस का आएगा तो इधर करना है। दूसरी आप चीज देखेंगे कि अगर आपको जैसे ये पूछा जाए, एक सवाल भी मैं करके बताऊंगा आपको कि क्या पूछा जा सकता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब आपका जो प्रसामान्य बंटन है वो प्रसामान्य बंटन है सीधा का सीधा ही। ये प्रसामान्य बंटन के बीचों बीच समांतर माध्य होता है। अब मान लीजिए समांतर माध्य है मेरा 485, तो मैंने ये लिख दिया है 485। अब मुझे पूछा 450 से कम, तो देखिए 450 इधर आएगा, तो 450 से कम पूछा है तो ये वाला एरिया हमसे पूछा यहां कितने % आवृत्ति। अगर ये पूछा 500 से अधिक, तो ये 485 इधर आएगा 500 से अधिक पूछा तो ये आएगा। क्लियर? अब अगर आपसे ये पूछा गया, अगर इसी सवाल में ये पूछा जाता है, ये देखिए सवाल ये पूछा गया 500 से 531 के मध्य, तो यहां से हम देखेंगे 531 ये आ रहा है,
और यहां से देखेंगे 500 यहां है, तो हमको इसके बीच में कितनी परसेंट आवृत्तियां ये निकालनी। आपसे ये पूछा जाए 450 से 470 के मध्य, तो देखिए ये 470, इधर जाएंगे तो 450, तो ये आवृत्तियां इनके बीच में कितनी है ये पूछा गया। क्लियर? अब अगर आपसे ये पूछा गया आवृत्ति में, आपको ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा 485 से नीचे की कोई आवृत्ति पूछे जाएगी 485 से, तो वो इधर आएगी। 485 से ऊपर की पूछी जाएगी तो इधर आएगी। ये बीचों बीच की स्थिति। आपसे ये पूछा गया 550 से अधिक, तो 550 आएगा मान लो, तो ये अधिक ये पूछिए। आपसे ये पूछ लिया गया 440 से कम, तो 440 आया मान लो, इसके कम। ये इस प्रकार से आवृत्तियां। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकते हैं, देखिए इसके अलावा मान लो ये पूछ लिया, ये पूछ लिया आपसे 470 से 400 से 500, यानी 15 इधर कम पूछी 470, और 15 इधर ज्यादा पूछी 500, दोनों तरफ 15-15, तो ये एरिया पूछा, इसके बीच में कितनी परसेंट आवृत्ति है ये निकालनी। इस प्रकार से क्या है, जो भी आपका प्रसामान्य बंटन है, उस प्रसामान्य बंटन का बीचों बीच आपको क्या करना है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि प्रसामान्य बंटन आप निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे z बराबर x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। और जो प्रसामान्य बंटन का चित्र बनेगा, उस चित्र में बीचों बीच आपको समांतर माध्य को रखना है। इस साइड में सब आएगी समांतर माध्य से कम, और इधर आएगी समांतर माध्य से अधिक। चूंकि यह समांतर माध्य घटाया जाता है, तो इधर की सारी क्षेत्रफल आएगा नेगेटिव, और इधर का सारा क्षेत्रफल आएगा पॉजिटिव। कैसे आएगा करके बताता हूं। जैसे देखिए x बार बराबर 485, और मैं 450 तक पूछ रहा हूं, और स्टैंडर्डाइजेशन 23 दे रखा है, तो क्या करेंगे यहां 450 माइनस 485 डिवाइडेड बाई 23, तो आएगा माइनस का 35/23 माइनस का आएगा। और अगर मैंने 500 तक पूछी तो यहां लिखेंगे 500 माइनस 485/23, तो आएगा 15/23, ये आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव देखिए 500 इधर आता है, ये 485 और 450 इधर आता है, तो ये नेगेटिव साइड आती है और ये पॉजिटिव साइड आती है। सममित बंटन है, कोई धनात्मक नहीं है, कोई ऋणात्मक नहीं है, पर क्षेत्रफल जब आप देखेंगे तो यहां चूंकि सूत्र में यहां से 450 माइनस 85 होता है, तो नेगेटिव वैल्यू को आपको इधर ड्रॉ करना है और पॉजिटिव वैल्यू को इधर ड्रॉ करना है। दोनों तरफ 50-50% है। अब अगर आपको आ गया कि 500 से ज्यादा निकालनी है, तो आप 500 तक का क्षेत्रफल निकालकर 0.5 से इसको घटा देंगे, तो 500 से ज्यादा आ जाएगी। जब मैं सवाल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको प्रसामान्य बंटन के सवाल करके बताऊंगा, तो आपको आ जाएगा कि किस प्रकार से करना है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि प्रसामान्य बंटन जो n की घात अनंत होती है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह अंतःस्पर्शी होता है, और सममित बंटन होता है जिसमें समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं। और प्रसामान्य बंटन के माध्यम से हम एक आवृत्ति की रेंज निकाल सकते हैं कि मान लो 450 से 500 के बीच में कितनी आवृत्तियां होंगी, तो निकाल सकते हैं। 531 से अधिक आवृत्तियां कितनी होगी, तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम 450 से कम आवृत्तियां पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो यानी प्रसामान्य बंटन के माध्यम से हम वो सीमाएं निकाल सकते हैं जिसके बीच में एक निश्चित प्रतिशत आवृत्तियां होगी। जैसे हमने ये कहा कि अगर x बार में स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ें और स्टैंडर्ड डेविएशन को घटावें, तो 68.2
6% आवृत्तियां उसके बीच में होगी। इसी प्रकार से x बार में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ें और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को घटावें तो 95.4% आवृत्तियां उस सीमा के बीच में होगी। इसी प्रकार से अगर x बार से हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को घटाते हैं और x बार में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ते हैं तो लगभग 99.73% आवृत्तियां उस सीमा के बीच में लाइज करेगी। तो प्रसामान्य बंटन स्टेटिस्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंटन है जो कि बहुत अधिक प्रयोग में आता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रसामान्य बंटन के कुछ सवाल लेंगे और उन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की कि प्रसामान्य बंटन किसे कहा जाता है और क्या होता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि प्रसामान्य बंटन क्या है।